आज का हमारा विषय है इतिहास में आदर्शवादी सिद्धांत। सर्वप्रथम पृष्ठभूमि में देखेंगे कि आदर्शवादी सिद्धांत का सूत्रपात किन विद्वानों द्वारा कहाँ और किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार इसका विकास हुआ, विस्तार से देखेंगे। आदर्शवाद की मूलभूत मान्यताओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा होगी कि किन मान्यताओं के ऊपर यह सिद्धांत आधारित है, और अंत में निष्कर्ष पर विस्तारपूर्वक चर्चा होगी प्रमुख विद्वानों के विचारों के साथ। तो देखते हैं आदर्शवादी सिद्धांत इतिहास में किस प्रकार है। पृष्ठभूमि: आदर्शवादी दृष्टिकोण का सूत्रपात जर्मनी में इमैनुएल कांट की रचनाओं से हुआ था। इनको चरण परिणति प्राप्त हुई थी हीगल के विचारों से। इंग्लैंड में जर्मनी के प्रभाव से तथा प्लेटो और अरस्तु की दार्शनिकता से प्रेरित होकर T.H. ग्रीन, बोसांके तथा ब्रेडले आदि ने आदर्शवाद का प्रतिपादन किया, जिसे ऑक्सफोर्ड के आदर्शवाद के नाम से भी जाना गया। आदर्शवादी दृष्टिकोण को चरमतावादी, तात्विक, दार्शनिक एवं रहस्यवादी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह राज्य और समाज का एक आदर्श चित्र प्रस्तुत करता है, जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से कठिन होते हुए भी दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण अत्यंत भावनात्मक और तर्कपूर्ण तथा अमूर्त है। यह राज्य को एक वास्तविक तथ्य न मानकर उसे एक आदर्श तथा पूर्ण वस्तु मानकर आगे बढ़ता है। इसके परिणामों का आधार अनुभव तथा निरीक्षण न होकर शुष्क तर्क और आध्यात्मिकता ही है। आदर्शवाद की परंपरा प्राचीन है। प्लेटो और अरस्तु की रचनाओं में आदर्शवाद की मान्यताएं मिलती हैं। यह दोनों विचारक व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए राज्य और समाज को उपयोगी मानते हैं। पुनर्जागरण काल में टॉमस मूर और आधुनिक युग में रूसो ने आदर्शवादी परंपरा का अनुसरण किया। रूसो के बाद जर्मनी आदर्शवाद का केंद्र बन गया। यहाँ काम्ट, फिक्टे, हीगल ने आदर्शवादी चिंतन प्रस्तुत किया। इंग्लैंड में ग्रीन, ब्रेडले, बोसांके ने उदारवादी आदर्शवादी चिंतन प्रस्तुत किया। हीगल के अनुसार इतिहास प्रवाह में परिवर्तन को लक्ष्य न रखकर एक क्रमिक विकास को समझने का प्रयास है, जिसका स्वरूप द्वंद्वात्मक है। हीगल के विचार हैं। हीगल ने आगे लिखा, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण और संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर छिपी हुई कार्य कारण की गवेषणा भी है। ये इन्होंने लिखा। आइए अब देख लेते हैं आदर्शवाद की मूलभूत मान्यताएं क्या हैं। पहला, इतिहास का प्रवाह क्रमिक है। हीगल इतिहास प्रवाह में केवल परिवर्तन न देखकर एक क्रमिक प्रवाह को देखते हैं। ये बड़ी विशेष बात थी। इनकी खोज कही जा सकती है कि अतीत का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें क्रमिक प्रवाह की खोज इन्होंने की। केवल परिवर्तन को नहीं देखा, बल्कि किस प्रकार से क्रमिक रूप से वह प्रवाहित है उसको इन्होंने देखा। इतिहास प्रवाह द्वंद्वात्मक है, विकास का क्रम द्वंद्वात्मक है। यह उनके युक्तिसंगत होने का परिणाम है। ज्ञान का क्रम द्वंद्वात्मक होता है। वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात चलती है। एक विचार उठता है, फिर उसका विरोध होता है, फिर उसका एक निष्कर्ष निकलता है, फिर से उस पर विवाद होता है। इस तरह से द्वंद्व चलता है। तो इतिहास का प्रवाह द्वंद्वात्मक है, क्योंकि ज्ञान की प्रक्रिया से इतिहास गुजरता है। इतिहास दर्शन इतिहास का एक विवेकपूर्ण विचार है। अमूर्त विचार तथ्यों से भी महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसी इनकी मान्यता है। विचारों को अधिक महत्व इनके द्वारा दिया गया है। यहाँ तक कि तथ्यों पर भी इसको वरीयता देते हैं विचारों को। विश्व इतिहास एक बुद्धि संगत प्रक्रिया है। विश्व में शासन बुद्धि द्वारा संपन्न होती है, अतः विश्व इतिहास भी एक बुद्धि संगत प्रक्रिया है। विचार और बुद्धि पर ये ज़्यादा जोर देते हैं। विश्व इतिहास को भी बुद्धि संगत प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। भौतिक प्रकृति महत्वपूर्ण है। इनका मानना है कि भौतिक प्रकृति भी महत्वपूर्ण है, किंतु विचारों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। आध्यात्मिकता को ये अधिक महत्व देते हैं, तो भौतिक प्रकृति को महत्वपूर्ण मानते तो हैं, किंतु विचारों या आध्यात्मिकता के समक्ष ये गौण इसको स्वीकार करते हैं।
इतिहास आध्यात्मिक तत्वों से संचालित है। यद्यपि भौतिक प्रकृति महत्वपूर्ण है, किंतु इतिहास का संचालन आध्यात्मिक तत्वों के द्वारा होता है। आध्यात्मिकता का तत्व उसकी स्वाधीनता है। यह स्वाधीनता आत्मा का एकमात्र सत्य है, ये स्वीकार करते हैं। मानव इतिहास स्वतंत्रता बोध का इतिहास है। आत्मा का एकमात्र सत्य इसको स्वीकार करते हैं। मानव इतिहास स्वतंत्रता को स्वीकार करती है और उसकी आत्मा की तरह इतिहास की आत्मा के रूप में स्वतंत्रता या स्वतंत्रता बोध को ये स्वीकार करते हैं। स्वतंत्रता बोध विश्व परिवर्तन का साध्य है। स्वतंत्रता जो बोध है वो विश्व में परिवर्तन का साध्य है या लक्ष्य है, कह सकते हैं। यह स्वतंत्रता बोध आध्यात्मिक नियति है तथा विश्व के परिवर्तन का चरम साध्य और प्रयोजन है। मुख्य बात मानते हैं स्वतंत्रता बोध को जो व्यक्ति प्राप्त करता है, स्वाधीनता बोध में जीवित रहता है, इतिहास का मुख्य तथ्य उसको स्वीकार करते हैं, उसी को लक्ष्य मानते हैं। राज्य नैतिक विचारों का प्रत्यक्षीकरण है। राज्य एक नैतिक संस्था है, ये इनकी मान्यता है। यह हमारे नैतिक विचारों का प्रत्यक्षीकरण है तथा उसका मूर्त रूप है। विवेक का सर्वोच्च रूप होने के कारण सामाजिक आचार की उच्चतम कला राज्य में अभिव्यक्त होती है, राज्य के द्वारा अभिव्यक्त होती है। राज्य एक अनिवार्य संस्था है तथा सर्वशक्तिमान है। यह पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर का आगमन है। यह ऐसी दैवी इच्छा है जो विश्वव्यापी व्यवस्था में वास्तविक रूप में प्रकट होती है। ये इनकी दृढ़ मान्यता है। राज्य के विषय में ईश्वर के समतुल्य राज्य को ये रखते हैं। आदर्शों का व्यवहारिक रूप है राज्य। जितने आदर्श ये रखते हैं उनके व्यवहारिक रूप में ये राज्य को रखते हैं कि उनका व्यवहारिक रूप राज्य है। राज्य से ही उन आदर्शों की पूर्ति होती है, ऐसा इनकी मान्यता है। मनुष्य के जो आदर्श हैं उन आदर्शों का व्यवहारिक रूप राज्य द्वारा व्यक्त होता है, ये इनकी मान्यता है। राज्य अधिकारों का जन्मदाता है। व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं, समाज के जो अधिकार होते हैं, उन अधिकारों को जन्म देने वाला राज्य है। ये राज्य को उसका जन्मदाता और रक्षक स्वीकार करते हैं। राज्य साध्य है, साधन नहीं। राज्य कोई साधन न होकर स्वयं में साध्य है, स्वयं में लक्ष्य है, जिससे मनुष्य की अधिकारों की रक्षा होती है तथा उसका संरक्षण होता है। तो राज्य साधन न होकर साध्य के रूप में ये स्वीकार करते हैं। इतिहास तथ्य, विचारों व दर्शन का समन्वय है। इतिहास तथ्य और विचारों व दर्शन तीनों का समन्वय इतिहास है। तथ्य, विचार और दर्शन। दर्शन पर ये विशेष जोर देते हैं क्योंकि विचारों को सर्वाधिक महत्व इन्होंने दिया, अमूर्त तथ्य पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। इसलिए कहते हैं कि तथ्य, विचार और दर्शन तीनों मिलाकर इतिहास की रचना करते हैं, ये इनकी मान्यता है। आत्मज्ञान को अखंड बताते हैं। खंड ज्ञान अखंड ज्ञान की अभिव्यक्तियाँ हैं। आत्मज्ञान को ये अखंड मानते हैं और अन्य जो ज्ञान है, खंडित ज्ञान है, उनको उसी की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी कारण खंड ज्ञान में अधूरापन, अपूर्णता प्रतीत होती है। सभी खंडित ज्ञान मिलकर अखंड ज्ञान को ही अभिव्यक्त करते हैं, ये इनकी मान्यता है। आदर्श का क्रियान्वयन ज्ञान द्वारा संभव है। जिस आदर्शवादी विचार या अवधारणा ये रखते हैं उसके बारे में कहते हैं कि आदर्श का क्रियान्वयन ज्ञान द्वारा ही संभव हो सकता है। व्यक्ति अथवा राज्य के आदर्शों का क्रियान्वयन ज्ञान के द्वारा संभव हो सकता है, ये इनकी दृढ़ मान्यता है, इस मत को मानने वालों की। इतिहास की कोई नियत प्रक्रिया ये स्वीकार नहीं करते। इतिहास हेतु कोई निश्चित निर्धारित प्रक्रिया नहीं है जिस प्रक्रिया का पालन करके इतिहास की रचना हो सके। ये उस दर्शन पर, आदर्शवाद पर निर्भर करता है, ये इनकी मान्यता है। इतिहास विकासात्मक है। इतिहास विचार पर आश्रित विकासात्मक प्रक्रिया है, इसलिए इतिहास विकासात्मक है। लगातार विकास को प्राप्त होता है, इसलिए इसको विकासात्मक मानते हैं। इतिहास को स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है, विकासात्मक है इतिहास। ये इस मत के मानने वालों की स्पष्ट धारणा है। इतिहास की व्याख्या विश्व की दार्शनिक व्याख्या पर आधारित है।
यह दृष्टिकोण बुद्धिवाद, विज्ञानवाद और आदर्शवाद के रूप में एक विशेष दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाता है। इसकी मान्यता है कि कोई भी इतिहासकार बिना किसी विशेष दर्शन का अनुसरण किए मानव जीवन अथवा इतिहास की व्याख्या नहीं कर सकता। दर्शन आवश्यक है। एक दर्शन को फॉलो करना, उसके साथ चलना और जो आदर्शवाद रख रहे हैं उसका पालन करने के पश्चात ही इतिहास लिखा जा सकता है, ये इनकी मान्यता है। व्यक्तिगत आत्मबोध की प्रक्रिया बराबर सामूहिक इतिहास की प्रक्रिया ये मानते हैं। एक व्यक्ति जिस प्रकार से आत्मबोध प्राप्त करता है, जिस प्रक्रिया से गुजरकर आत्मबोध प्राप्त करता है, सामूहिक रूप से एक देश कह सकते हैं, एक राज्य कह सकते हैं, सामूहिक रूप से इतिहास के लिए उसी प्रक्रिया का वह पालन करता है। इसलिए व्यक्तिगत आत्मबोध जिस प्रकार से एक व्यक्ति प्राप्त करता है, सामूहिक रूप से एक राज्य या एक देश कह सकते हैं, उसके इतिहास के लिए वही प्रक्रिया उसको अपनानी होती है। तो व्यक्तिगत आत्मबोध की प्रक्रिया बराबर सामूहिक इतिहास की प्रक्रिया ये बताते हैं। इतिहास की गति चक्रात्मक नहीं बल्कि रेखात्मक ये स्वीकार करते हैं। इस मत को मानने वाले एक घटना पूर्व की घटना से भिन्न होती है। अभी जो घटना घट रही है वो पूर्व में घटित घटना से पृथक होगी, भिन्न होगी। समानता अवश्य हो सकती है किंतु भिन्न होगी। अतः इतिहास की गति चक्रात्मक न होकर रेखात्मक है। खड़ी रेखा के रूप में हो या आड़ी रेखा के रूप में हो, लेकिन वह रेखात्मक है, गोलाकार नहीं है। चक्रात्मक स्वीकार नहीं करते इतिहास की गति को, बल्कि रेखात्मक स्वीकार करते हैं। आदर्शों के अनुरूप सामाजिक क्रिया होती है। जिस प्रकार के आदर्श होते हैं उसी प्रकार से सामाजिक क्रिया होती है। कला का आदर्श रचना, धर्म का आदर्श जीवन जीना, गुरु का आदर्श उसके जीवन से देखा जा सकता है, विद्यार्थी का आदर्श उसके जीवन अथवा व्यवहार से देखा जा सकता है। इस प्रकार आदर्शों के अनुरूप सामाजिक क्रियाएं होती हैं। ये इनकी इस सिद्धांत की मान्यता है। आत्मज्ञान इतिहास का प्रेरक तत्व है। व्यक्तिगत आत्मज्ञान व्यक्ति से होता है, व्यक्तिगत होता है। तो आत्मज्ञान एवं इतिहास की प्रक्रिया एक समान होने के कारण आत्मज्ञान प्राप्त जो व्यक्ति होगा उसको इतिहास ज्ञान की प्रेरणा अपने आप प्राप्त होगी और वह इतिहास लेखन या सृजन का प्रयास अवश्य करेगा। तो आत्मज्ञान इतिहास का प्रेरक तत्व ये स्वीकार करते हैं। राज्य सर्वशक्ति संपन्न है। राज्य को ईश्वर के समरूप ये स्वीकार करते हैं। राज्य ईश्वरीय प्रतिरूप है तथा सर्वशक्ति संपन्न है, ये इनकी मान्यता है। राज्य और व्यक्ति परस्पर सहयोगी हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के विरोध में नहीं हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। व्यक्ति राज्य के लिए और राज्य व्यक्ति के लिए करता है। इस तरह परस्पर सहयोगी हैं। राज्य व समाज पर्याय हैं। समाज और राज्य शब्द का प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में ये प्रयुक्त करते हैं। दोनों को एक ही ये स्वीकार करते हैं। तो राज्य व समाज एक दूसरे के पर्याय हैं या पर्यायवाची शब्द हैं, ये कहा जा सकता है। राजाज्ञा का पालन ही स्वतंत्रता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता से अर्थ कि वह राजाज्ञा का पालन करे, यही उसकी स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत इच्छा के स्थान पर राजाज्ञा को इन्होंने वरीयता प्रदान की। इस तरह से ये आदर्शवादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं हैं जिनके ऊपर यह सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत आधारित है। अंत में देखेंगे निष्कर्ष। विचारों को सर्वाधिक महत्व स्पष्ट है। जो व्याख्या हमने की उस पर हीगल और अन्य विद्वानों के द्वारा विचारों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। विचार अमूर्त होते हैं किंतु तथ्यों के ऊपर भी इसको वरीयता दी गई। भौतिक तत्वों की उपेक्षा की गई। स्वाभाविक है, यदि विचारों को अधिक महत्व दिया गया तो भौतिक तत्वों को उसकी तुलना में कम महत्व प्राप्त हुआ। जबकि मार्क्स भौतिकवादी तत्वों को सर्वाधिक महत्व देता है। तो अलग अलग विचारधाराएं हैं। यहाँ पर भौतिक तत्वों की एक तरह से उपेक्षा की गई विचारों की तुलना में। आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद की बात भी उठाई जाती है। आदर्श आदर्श होते हैं, यथार्थ यथार्थ होता है। यथार्थ से अर्थ सत्य या वास्तविकता से है, जो यथार्थ के धरातल पर है। और आदर्शवाद एक आदर्श रखा है कि समाज को यहाँ ले जाना है, राज्य को ऐसा होना है,
व्यक्ति को ऐसा होना है, राज्य के ये अधिकार, ये कर्तव्य होते हैं, व्यक्ति के क्या कर्तव्य होते हैं, उसके लिए एक आदर्श रखा जाता है। तो आदर्शवाद और यथार्थवाद की तुलना करते हुए भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इस सिद्धांत में भाव प्रवण व्याख्या की गई है। भाव के क्रम में बढ़ते हुए भावुक होकर भावनात्मक तर्कों के माध्यम से व्याख्या की जाती है। तो ये सूखे तर्क जरूर हैं, किंतु भाव प्रवण तरीके से इनको प्रस्तुत किया जाता है, एक दूसरे के क्रम में व्याख्या की जाती है। तो इसलिए भी इसकी आलोचना होती है। आदर्शवादी आधुनिक इतिहासकार, 3 प्रमुख इतिहासकार हैं जो आदर्शवाद की विचारधारा को आधुनिक युग में आगे बढ़ाते हैं। विल्हेम डिल्थे, बेनेडिक्टो क्रोचे और आर.जी. कॉलिंगवुड का नाम 3 प्रमुख विद्वानों के रूप में आधुनिक युग में लिया जाता है। E.H. कार के अनुसार हीगेल ने अपने पूर्ण को विश्वात्मा के रहस्यवादी आकार में प्रस्तुत किया और इतिहास की गति को भविष्य में प्रक्षेपित करने के बजाय वर्तमान में समाप्त करने की बड़ी गलती की। E.H. कार आलोचना करते हैं और ये बताते हैं कि हीगेल ने अतीत में जो बातें थीं उस प्रक्रिया को तो उसने देख लिया, उन्होंने देखा, किंतु उसको भविष्य में आते समय उसको इनकार कर दिया, उसको आगे नहीं बढ़ाया। ये उनकी त्रुटि थी। अपने पूर्ण को विश्वात्मा के रहस्यवादी आकार में प्रस्तुत किया और इतिहास की गति को भविष्य में प्रक्षेपित करने के बजाय वर्तमान में ही समाप्त कर दिया, भविष्य में उसको आगे नहीं बढ़ाया। जबकि आमतौर पर इतिहासकार, प्रमुख विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि अतीत और भविष्य जुड़े हुए होते हैं वर्तमान के माध्यम से। तो इन्होंने इसको भविष्य में प्रक्षेपित न करके त्रुटि की, ये E.H. कार बता रहे हैं। डॉक्टर गोविंद चंद पांडे के अनुसार हीगेल की बुद्धिवादी, विज्ञानवादी, आदर्शवादी धारणाओं को स्वीकार करना एक विशेष दार्शनिक दृष्टिकोण को स्वीकार करना है, एक दार्शनिक पद्धति है, उसका अनुपालन करना होता है। ये गोविंद चंद पांडे बता रहे हैं कि आदर्शवाद को स्वीकार करना यानी एक दार्शनिक दृष्टिकोण को स्वीकार करना है। इतिहासकार के लिए आवश्यक नहीं है कि वह किसी विशेष दर्शन का अनुसरण करें। डॉक्टर गोविंद चंद पांडे मान रहे हैं किसी दार्शनिक पद्धति का अनुसरण करना इतिहासकार के लिए आवश्यक नहीं है, बिना उसके भी वह व्याख्या कर सकता है, इतिहास का अध्ययन कर सकता है। ये डॉक्टर गोविंद चंद पांडे का मानना है। किंतु यहाँ पर भी एक प्रश्न उठता है कि क्या दार्शनिक पद्धति के अनुसरण के बिना इतिहास का अध्ययन या उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती? क्या उससे सहायता प्राप्त होती है? एक पद्धति की आवश्यकता होती है अथवा नहीं होती, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। किंतु आमतौर पर इतिहासकार अपने युग के विचारों से, उस काल के दर्शन से अवश्य प्रभावित होते हैं, यद्यपि उनके लिए आवश्यक नहीं होता कि वह किसी दार्शनिक पद्धति का, विशेष दार्शनिक पद्धति का अनुसरण करें। इसकी अनिवार्य आवश्यकता नहीं होती।